मैं अभी अभी अपने भाई के साथ उस अमीर परिवार में दाखिल हुआ था। तभी मैंने नकली यंग मास्टर को छत की बल्ली से अपनी गर्दन के सहारे झूलते हुए देखा। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैं आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने सिखाया तुम्हें घर के अंदर झूला झूलना? मेरा बेहद खतरनाक भाई तुरंत मेरी बात समझ गया। उसने बिना देर किए फिसलते हुए जोरदार टैकल मारा, नकली यंग मास्टर को स्टूल से लात मारकर नीचे गिरा दिया। वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा और पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे शायद पता नहीं था कि मैं और मेरा भाई अनाथालय के सबसे बड़े सिरदर्द थे। मैं जुबान से लोगों को रुला देता था और मेरा भाई हाथों से लोगों की अकड़ निकाल देता था। अनाथालय में कोई भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि गेट पर बैठा कुत्ता भी हमें देखकर दीवार से चिपक जाता था। लेकिन जब हम 8 साल के थे, अनाथालय की मैडम एक अमीर दंपति को लेकर आई। उन्होंने बताया कि मेरा भाई असल में सबसे अमीर लियू परिवार का खोया हुआ बेटा है। जैसे ही वे उसे अपने साथ ले जाने लगे, मेरा भाई जिद पर अड़ गया, अगर फैन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुरंत आगे बढ़ा और मासूम सी मुस्कान के साथ बोला, नमस्ते अंकल आंटी, मैं अनाथालय का सबसे शरीफ और आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मुझे गोद लेकर आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। पास खड़े डायरेक्टर के चेहरे की नसें फड़क उठी। उन्हें डर था कि अगर हम दोनों यहीं रह गए तो अनाथालय का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आंख बंद करके झूठ बोल दिया, जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेज लियू, फैन और शियाओ जे हमारे सबसे अच्छे बच्चे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्यों ना आप दोनों को साथ ले जाएं। अमीर दंपति थोड़े हिचकिचाए। एक और बच्चे को पालना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे घर पहले से ही एक गोद लिया हुआ बेटा है। मैं और मेरा भाई तुरंत समझ गए कि यही नकली यंग मास्टर होगा। मैंने मन ही मन ठान लिया, अपने भाई को अकेले उस घर में कभी नहीं जाने दूंगा। अगर वो नकली लड़का दोकला निकला तो मैं तुरंत दुखी चेहरा बनाकर बोला, अंकल आंटी, अगर मैं नई जगह अकेला गया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, शायद खुद को नुकसान भी पहुंचा दूं। मेरा भाई भी तुरंत रोने लगा, अगर आपने इसे नहीं अपनाया तो मैं आज रात आपके घर के बाहर फांसी लगा लूंगा। ये सुनते ही दोनों घबरा गए और तुरंत मान गए। मिसेज लियू ने मेरी तरफ देखा, ठीक है, हम तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, लेकिन घर में हमारा एक और बेटा भी है। मैं मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए माँ, मैं उसे बहुत अच्छे से रहूंगा। ये सुनकर अनाथालय के डायरेक्टर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। असल में वो खुशी के आंसू थे कि आखिरकार 2 आफतें उनके सिर से जा रही थी। सारा कागजी काम पूरा होने के बाद मैंने अपने भाई से कहा, वाह भाई, तू तो बड़ा वफादार निकला, अमीर बनने का सपना नहीं भूला। उसने आंखें घुमाई। मैं डर रहा था कि मेरे जाने के बाद तेरी जुबान किसी दिन तुझे पेटवा देगी। मैं हंस पड़ा, थैंक यू डैडी। फिर मैंने धीरे से कहा, वैसे वो नकली यंग मास्टर आज आया ही नहीं। 80% चांस है कि वो नहीं चाहता तुम वापस आओ। अगर वो सच में हरामी निकला तो मैं तेरे साथ मिलकर उसकी वॉट लगा दूंगा। हम दोनों हमेशा से एक परफेक्ट टीम थे। मैं लोगों को बातों से रुलाता था और मेरा भाई उन लोगों को पीटता था जो रोने के बाद गुस्से में आ जाते थे। जब मिस्टर और मिसेज लियू वापस आए तो हमें हंसते बतियाते देखकर मुस्कुरा दिए, तुम दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं रही। कार में बैठने के बाद मिसेज लियू ने हमें परिवार के बारे में बताया। तभी पता चला कि नकली यंग मास्टर लियू फुगुई के अलावा मेरे भाई की एक बड़ी बहन भी है, लियू रुयान। 2 साल बड़ी वही बहन थी जिसकी वजह से बचपन में मेरा भाई खो गया था और वो हमें लेने भी नहीं आई थी। मतलब साफ था, उसे मेरे भाई की वापसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे ही हम विला के बाहर पहुंचे, हमने एक उदास चेहरे वाली लड़की को गेट पर हाथ बांधे खड़े देखा। हम दोनों ने खुशी से कहा, दीदी, लेकिन लियू रुयान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, तुम लोग एक एक्स्ट्रा बच्चा भी उठा लाए। जब उसे पता चला कि मैं सिर्फ गोद लिया हुआ बच्चा हूँ और जायदाद में मेरा कोई हक नहीं होगा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, सुनो, तुम आगे से मेरे भाई को तंग मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मैं तुरंत अपने भाई के पीछे छिप गया और डरने का नाटक करते हुए बोला, फैन दीदी इतनी पक्षपाती क्यों है? अगर उस समय इन्होंने भी तुम्हारी ऐसे ही रक्षा की होती तो तुम्हें अनाथालय में इतने साल तक दुख नहीं सहने पड़ते। जैसा मैंने सोचा था, अमीर दंपति के चेहरे तुरंत उतर गए। मैंने चुपके से अपने भाई की कमर में चुटकी काटी। वो तुरंत समझ गया और रोने का अभिनय करने लगा, अगर दीदी मुझे पसंद नहीं करती तो मैं वापस अनाथालय चला जाता हूँ। शियाओ, चलो। फादर लियू घबरा गए। उन्होंने गुस्से में लियू रुयान को जोरदार थप्पड़ मार दिया। नालायक, क्या ऐसे अपने भाई का स्वागत करती हो? हटो सामने से। लियू रुयान ने गाल पकड़ लिया और गुस्से से हमें घूरने लगी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पहला राउंड हमारी जीत। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर गए, हमने देखा कि नकली यंग मास्टर लियू फुगुई स्टूल पर खड़ा होकर रो रहा था और फांसी लगाने का नाटक कर रहा था। मैंने मन ही मन कहा, ओहो, ये तो सेल्फ हार्म वाला ड्रामा है। किसी के कुछ समझने से पहले ही मैं आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा घर के अंदर झूला झूलने को? मेरा भाई तुरंत फिसलते हुए आगे आया और लियू फुगुई के साथ साथ स्टूल को भी लात मारकर गिरा दिया। रस्सी अभी उसके गले तक पहुंची भी नहीं थी कि वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा और दर्द से चिल्लाने लगा। पूरा परिवार दौड़कर उसके पास पहुंचा। जब सबने छत से लटकती रस्सी और उसके पैरों के नीचे पड़ा स्टूल देखा
तो सब घबरा गए। फुगुई, ये तुम क्या कर रहे थे? लियू फुगुई आंसू भरी आंखों से मेरे भाई लियू यीफान को देखने लगा। ये सब मेरी गलती है, मैंने इतने साल तुम्हारी पहचान छीन ली, तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा, मैं अपनी जान देकर इसकी भरपाई करूंगा। फिर उसने रोते हुए कहा, भाई मम्मी पापा को दोष मत देना, आगे से उनका ख्याल रखना। मदर लियू तुरंत उसे गले लगाकर रोने लगी। पागल बच्चे, ऐसी बातें मत करो, तुम भी हमारे अपने बेटे जैसे ही हो। उधर लियू रुयान हमें घूरते हुए बोली, इसमें फुगुई की कोई गलती नहीं है, मैं देखती हूँ कौन उसे दोष देता है। लियू फुगुई और जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आंखों में साफ उकसावा था। मैं मन ही मन बोला, क्या जबरदस्त ग्रीन टी ड्रामेबाज है ये, वो हमारे बीच फूट डालना चाहता था। लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं था। मैं आगे बढ़ा और अपनी जहरीली जुबान चालू कर दी। ओह, तो ये गोद लिया हुआ छोटा भाई है, सॉरी, मुझे लगा कोई बदतमीज इंसान घर के अंदर झूला झूल रहा है। फिर मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरे भाई, कोई क्रिस्टल झूमर से फांसी लगाता है क्या? ऊपर से ऐसी गांठ बांधी जो एक झटके में खुल जाए। मैंने छत की तरफ देखकर कहा, अगर तुम नहीं भी गिरते तो झूमर टूटकर किसी और के ऊपर गिर सकता था। कितना खतरनाक था ये। फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा हुआ मैंने समय पर एक्शन लिया, मेरा मतलब समय पर लात मारी। सबने ऊपर देखा और पाया कि मैं सही कह रहा था। फादर लियू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बकवास बंद करो, अगर तुम्हारे भाई को चोट लग जाती तो। दोनों चालें फेल होने के बाद भी लियू फुगुई रोते हुए बोला, सॉरी भाई, मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता था। मैं तुरंत बोला, भाई तुम गलत इंसान से माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हारा गोद लिया हुआ बड़ा भाई हूँ, जिससे माफी मांगनी चाहिए वो ये है। मैंने अपने दोस्त यानी भाई को आगे धकेला। चलो अब ठीक से माफी मांगो। तभी लियू रुयान गुस्से से लियू फुगुई के सामने खड़ी हो गई। डैड, फुगुई ने ये सब सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए किया था, असल में लियू यीफान और लियू जाए ने जानबूझकर उसे गिराया है। फिर उसने तिरस्कार से कहा, इन दोनों में बिल्कुल तमीज नहीं है। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा फट पड़ा। देखो, मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरे भाई को मत घसीटो। मैंने ताना मारते हुए कहा, दीदी मुझे पता है कि आप अपने प्यारे भाई पर जान छिड़कती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बक दो। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फैन फैन में तमीज नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बचपन में तुमने उसे खो दिया था। असल गुनहगार तुम हो और अब तुम ही उसे बदतमीज कह रही हो। मैं रुका भी नहीं। वाह, क्या लॉजिक है तुम्हारा, लगता है दिमाग सीधे किसी और जगह से जुड़ा हुआ है। मेरी लगातार बकचोदी सुनकर पूरा घर शांत हो गया। जब लियू रुयान को समझ आया कि मैंने अभी अभी उसकी कैसी बेइज्जती की है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आवाज गुस्से से कांप गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? मैं तुरंत बोला, क्यों, तुम्हें डांट नहीं सकता क्या? अभी तो मैं इस बूढ़े नकली सांप को भी सुनाने वाला हूँ। फिर मैंने लियू फुगुई की तरफ उंगली दिखाकर कहा, ड्रामा करना बंद करो, कूड़ेदान में भी तुमसे कम कचरा होता है। मैंने ताना मारा, अभी तो कह रहे थे कि बीमारी की वजह से कमरे में आराम कर रहे हो, लेकिन जो ताकत तुमने फांसी वाला शो करते समय दिखाई, वो तो बिल्कुल बीमार इंसान जैसी नहीं लगी। मेरी बात सुनकर लियू फुगुई का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मैंने तुरंत काटते हुए कहा, अगर हकलाते हो तो अस्पताल जाओ, अगर बेवकूफ हो तो किताबें पढ़ो। अब मेरा उससे बहस करने का मन ही नहीं था। मैंने सीधे हैरान खड़े अमीर दंपति की तरफ देखा और पूछा, सुना है बाद में हम अपने छोटे भाई के साथ ही एक ही क्लास में पढ़ेंगे? उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। मैं मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, फिर तो हम अपने भाई की ओर अच्छे से रक्षा कर पाएंगे। फिर मैंने पूछा, वैसे हमारा कमरा कहाँ है? मदर लियू तुरंत हमें ऊपर कमरे दिखाने ले गई। लियू फुगुई लाल आंखें बनाकर पीछे पीछे आया और बड़े उदार बनने का नाटक करते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अगर भाई को बुरा ना लगे तो वो मेरा कमरा इस्तेमाल कर सकता है, वैसे भी ये असल में उसी का कमरा था। इतने में लियू रुयान दौड़कर हमारे सामने आ खड़ी हुई। छोटे भाई, ये कमरा माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाया है, ऐसे गंवार लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। मैं फिर से उसे सुनाने ही वाला था कि मदर लियू ने उसे घूरकर चुप करा दिया। फिर उन्होंने मेरे भाई से कहा, फैन फैन, तुम इस घर का कोई भी कमरा चुन सकते हो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए माफी है। मेरे भाई ने लियू फुगुई के जरूरत से ज्यादा चमकदार और बनावटी कमरे को घृणा से देखा, फिर घूमकर सामने वाले बड़े कमरे की तरफ इशारा किया, तो मैं ये वाला लूंगा, ये इतना बड़ा है कि मैं और शियाओ दोनों साथ रह सकते हैं। लियू रुयान गुस्से से लगभग फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कमरे के बारे में सोचने की भी? वो माँ पापा का बेडरूम है। मैं मुस्कुराकर मदर लियू की तरफ देखने लगा। अभी तो आपने कहा था कि हम कोई भी कमरा चुन सकते हैं, अब अपना वादा तो नहीं तोड़ेंगी ना? मदर लियू के होंठ अजीब तरह से फड़के, लेकिन आखिरकार उन्होंने मजबूरी में सिर हिला दिया। मैं खुशी से बोला, बहुत बढ़िया, पूरे दिन कार में बैठकर मैं तो थक गया हूँ। माँ, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। अगले एक हफ्ते तक मैं और मेरा भाई पागलों की तरह शॉपिंग करते रहे। 8 साल तक हमने गरीबी और तकलीफ झेली थी। अब पहली बार बिना प्राइस टैग देखे सामान खरीदने का मजा मिल रहा था। इतना सामान खरीद लिया कि घर लाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। हर बार जब लियू फुगुई हमें पैसे उड़ाने पर ताने मारता, मैं अपनी तेज जुबान से उसकी बोलती बंद कर देता। जब बहस में वो हमसे जीत नहीं पाया तो उसने छोटी छोटी गंदी चालें चलनी शुरू कर दी। पहले दिन उसने कमजोर बनने का नाटक किया और ऊपर से फूलदान गिराकर हमें मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई ने उसे एक हाथ से ही पकड़ लिया। अगले दिन उसने चुपके से अपनी हीरे वाली घड़ी
हमारे तकिए के नीचे छिपा दी और पूरे परिवार को बुलाकर हमें चोर साबित करने आया। लेकिन मैंने तुरंत सिक्योरिटी फुटेज निकाल दी जिसमें साफ दिख रहा था कि वो खुद हमारे कमरे में घुसा था। आखिर में उसे रोने का नाटक करते हुए कहना पड़ा, मैं तो बस उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब गंदी चालों और बातों से भी वो हमें हरा नहीं पाया तो कुछ समय के लिए सीधा बनने लगा। लेकिन हम दोनों जानते थे कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और सच में 1 महीने बाद स्कूल की क्लास मीटिंग में उसने लाल आंखें बनाकर सबके सामने हमारा परिचय कराया। ये मेरे नए बड़े भाई हैं जिन्हें मेरे माता पिता अनाथालय से लेकर आए हैं। उसकी बात ऐसे लग रही थी जैसे हम ही नकली गोद लिए हुए बेटे हों। पूरी क्लास उसे सहानुभूति से देखने लगी। क्या अमीर परिवार इतना लापरवाह होता है? कहीं से भी 2 लड़कों को उठा लाए। बेचारा ल्यू फुगुई। मैं मुस्कुराया और अपने भाई से डीएनए रिपोर्ट निकालने को कहा। फिर मैंने ताली बजाते हुए कहा, वाह छोटे भाई, क्या मजेदार बात कही तुमने। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, 8 साल तक किसी और की जगह पर कब्जा करके बैठे रहे और अब खुद ही पीड़ित बनने का नाटक कर रहे हो। फिर मैं पूरी क्लास की तरफ मुड़ा, सुनिए सब लोग, मैं ल्यू परिवार के असली यंग मास्टर ल्यू यीफान का भाई हूँ और मैं खुद भी ल्यू परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने मुझे इसलिए साथ रखा क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ लोग मेरे भाई को तंग करेंगे। फिर मैंने ल्यू फुगुई की तरफ देखकर मुस्कुराया। जैसे आज हुआ, पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। अब सब ल्यू फुगुई को घृणा से देख रहे थे। ये तो खुद चोर होकर चोर चोर चिल्ला रहा है। सच में कितना घटिया इंसान है। वो हर दिन ऐसे बर्ताव करता था जैसे वही इस घर का असली यंग मास्टर हो। लेकिन आखिर में पता चला कि वो तो पूरा का पूरा नकली निकला। सबके मजाक और तानों ने ल्यू फुगुई को ऐसा महसूस कराया जैसे कोई उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा हो। वो गुस्से और शर्म से जल उठा था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वहीं खड़े खड़े रो पड़े। उस घटना के बाद पूरे स्कूल में उसकी पहचान नकली बेचारा यंग मास्टर के नाम से होने लगी। खुद को साबित करने के लिए उसने पियानो और लोक नृत्य सीखना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी शालीनता और स्टाइल से हम दोनों को पीछे छोड़ देगा। उधर मैंने एक प्रोफेशनल से कॉमेडी और क्रॉस टॉक सीखना शुरू कर दिया और मेरे भाई ने सीधे सैंड और ताइची की क्लास ज्वाइन कर ली। हम दोनों ने अपनी अपनी ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल किया। अगले कुछ सालों तक ल्यू फुगुई का हमें पीछे छोड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हर स्कूल फंक्शन में मेरी स्टैंड अप कॉमेडी और मेरे भाई का सीने पर पत्थर तोड़ने वाला स्टंट उसकी परफॉर्मेंस को फीका बना देता था। स्कूल में मेरी मजेदार बातों और तेज दिमाग की वजह से मेरी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई और मेरे भाई ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स से कई लोगों की मदद की। हमारे आने के बाद पूरे स्कूल का माहौल पहले से बेहतर होता गया। बुलिंग और लड़ाइयाँ लगभग खत्म हो गईं। जो 2 लड़के पहले पूरे स्कूल के सिर दर्द थे, वही 16 साल की उम्र तक सबके पसंदीदा और सम्मानित इंसान बन गए। अमीर दंपति भी हमें धीरे धीरे ज्यादा पसंद करने लगे। इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने हमारे अस्तित्व की घोषणा कर दी। फैन के एडल्ट होने की सेरेमनी में हमें उसे कुछ शेयर देने चाहिए। आखिर वो हमारा असली बेटा है हुआ। पिछले 2 सालों में हमारी कंपनी को प्रतियोगियों की वजह से भारी नुकसान हुआ है। हमें हालात संभालने के लिए तुरंत एक बिजनेस मैरिज अलायंस की जरूरत है। खुशकिस्मती से बाई परिवार की इकलौती बेटी हमारे बेटों से मिलने के लिए तैयार हो गई है। अब देखना ये है कि किसकी किस्मत में वो लिखी है। ल्यू फुगुई ने उनकी ये बातचीत छुपकर सुन ली। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अगले 2 सालों में ल्यू फुगुई और ल्यू रुयान पूरी तरह बदले हुए नजर आने लगे। उन्होंने न सिर्फ हमसे लड़ना बंद कर दिया बल्कि खुद आगे बढ़कर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। ल्यू रुयान तो यहाँ तक कहने लगी कि कॉलेज में दाखिला लेने के बाद वो मेरे भाई को फैमिली बिजनेस सिखाएगी। और ल्यू फुगुई हर समय एक आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह व्यवहार करता रहा। वो हर तरीके से हमें खुश करने की कोशिश करता था। हमारे 18वें जन्मदिन पर दोनों ने हमें गिफ्ट दिए और खूब शुभकामनाएं दी। बैंक्वेट शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि वो हमें पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर अपने तैयार किए हुए सरप्राइज आतिशबाजी शो दिखाना चाहते हैं। मैं और मेरा भाई खुशी खुशी उनकी कार में बैठ गए। हम सुनसान पहाड़ी तक पहुंचे। जैसे ही हम कार से उतरे, दोनों तरफ की झाड़ियों से कई खतरनाक गुंडे बाहर कूद पड़े। मेरे भाई ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी और लगातार 2 लोगों को गिरा दिया। लेकिन मदद के लिए चिल्ला रहा ल्यू फुगुई अचानक उसके पैरों से लिपट गया। मैं मदद करने आगे बढ़ा ही था कि एक गुंडे ने बेहोशी की दवा में भीगा रूमाल मेरे मुंह और नाक पर दबा दिया। शाओ, मेरा भाई चिल्लाया और मुझे बचाने दौड़ा, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसके चेहरे पर भी वही रूमाल दबा दिया। 1 मिनट से भी कम समय में हम दोनों जमीन पर गिर पड़े और पूरी तरह बेहोश हो गए। जो 2 लोग अभी कुछ सेकंड पहले डर का नाटक कर रहे थे, वही जोर जोर से हंसने लगे। इन्हें बहुत दूर ले जाओ, बस मारना मत और तस्वीरें साफ साफ लेना, खासकर इसकी। मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी भर सिर उठाकर जी ही ना सके। गुंडों का सरदार गंदी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत कीजिए मिस ल्यू, आपको जैसी तस्वीरें चाहिए वैसी ही मिलेंगी। मुझे और मेरे भाई को वैन में डालकर पहाड़ी से नीचे ले जाया गया। रास्ते में आगे बैठे किडनैपर्स
खुशी से हंस रहे थे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का क्या फायदा, उसके अपने बच्चे ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मैंने पहले कभी इतने गोरे और खूबसूरत लड़कों के साथ मजे नहीं किए। वैन शहर के बाहर एक छोड़े हुए गोदाम के सामने रुकी। जैसे ही गुंडों ने ट्रंक खोलकर हमें बाहर खींचना चाहा, अगले ही पल उनके चेहरे की खतरनाक मुस्कान जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उधर लियू फुगुई और लियू रुयान ऐसे व्यवहार करते हुए वापस बैंक्वेट हॉल लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेहमानों का स्वागत कर रहे फादर लियू और मदर लियू ने जब सिर्फ उन दोनों को लौटते देखा तो वो चौंक गए। फैन फैन और शाओ कहाँ है? लाल आंखों के साथ लियू फुगुई रोने लगा। भाइयों ने कहा कि वो मेरे साथ जन्मदिन की पार्टी नहीं मनाना चाहते, वो अपना रियल एडल्ट होने वाला समारोह अलग से मनाना चाहते हैं। बकवास। अभी जाओ और उन्हें वापस लेकर आओ। आज बाई ग्रुप की वारिस खास तौर पर शादी की बात करने आई है। वो पहले से ही लाउंज में मौजूद है। मॉम, डैड, आप जानते हैं वो दोनों कितने जिद्दी हैं। सिर्फ आप दोनों ही उन्हें वापस आने के लिए मना सकते हैं। फादर लियू और मदर लियू हमारे फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि परिवार की बदनामी बाहर फैले। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उस पते पर जाकर हमें ढूंढने का फैसला किया जो उन दोनों ने दिया था। उनके जाते ही लियू रुयान ने तुरंत लियू फुगुई से कहा, जाओ अभी कपड़े बदलो। एक बार काम हो गया ना तो वो बाई लड़की पीछे नहीं हट पाएगी। और उन दोनों लड़कों की बात करें, आज अगर उनकी इज्जत चली गई तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लियू फुगुई थोड़ा घबराया। दीदी, मैंने सुना है बाई निंगबिंग का स्वभाव बहुत खराब है। वो किसी को अपने पास तक नहीं आने देती, यहाँ तक कि मॉम और डैड ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। अगर वो बहुत बदसूरत हुई तो ये सोचने का समय है क्या? तुम्हें अभी उसकी शक्ल की पड़ी है? वो कैसी भी दिखती हो फर्क नहीं पड़ता। वो बाई ग्रुप की इकलौती वारिस है। बस तुम उससे शादी कर लो, फिर जिंदगी भर फैन फैन और जाओ उन दोनों को अपने पैरों तले दबाकर रखोगे। आज रात के बाद चाहे लियू ग्रुप के शेयर हों या बाई ग्रुप से शादी का रिश्ता, उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। भविष्य में लियू परिवार पर राज सिर्फ हमारा होगा। उसकी बातें सुनकर आखिरकार लियू फुगुई ने सिर हिलाकर हामी भर दी। 5 मिनट बाद मेजबान बनकर लियू रुयान नशीली दवा मिली, वाइन लेकर लाउंज में गई। वहीं दूसरी तरफ वेटर के भेष में लियू फुगुई पूरे समय दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। जैसे ही अंदर से किसी ने उसे बुलाया, वो खुशी खुशी दोनों बॉडीगार्ड्स के सामने से अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद लाउंज से शर्मनाक और अजीब आवाजें आने लगी। उधर फादर लियू और मदर लियू अभी गेट से बाहर ही निकले थे कि उनकी मुलाकात मुझसे और मेरे भाई से हो गई, जो जल्दी जल्दी वापस लौट रहे थे। फैन फैन, जाओ जे, तुम दोनों वापस कैसे आ गए? जब उन्हें हमारे साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो वो गुस्से से फट पड़े। उन दोनों की इतनी हिम्मत, मैं आज उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। हमें वापस लेकर जब वो बैंक्वेट हॉल पहुंचे तो उन्हें लियू रुयान और लियू फुगुई कहीं दिखाई नहीं दिए। उसी समय अचानक लाउंज की तरफ से लियू फुगुई की जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख ने पूरे बैंक्वेट हॉल को हिला दिया और सभी लोग घबराकर लाउंज की ओर दौड़ पड़े। अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? सब लोग चर्चा कर ही रहे थे कि मॉम और डैड लियू हमें साथ लेकर भीड़ चीरते हुए लाउंज के दरवाजे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो दंग रह गए। बाई निंगबिंग के दोनों बॉडीगार्ड गायब थे। क्या बाई परिवार की बेटी खतरे में है? बाई परिवार हमेशा अपनी बेटी को बेहद संभाल कर रखता था। उसे आज यहाँ आने के लिए मनाने में ही उन्हें पूरे 2 साल लग गए थे। इसीलिए उन्होंने बाई निंगबिंग को बॉडीगार्ड्स के साथ चुपके से साइड दरवाजे से लाउंज में भेजा था। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो बाई परिवार के गुस्से से लियू परिवार कभी बच नहीं पाता। ये सोचते ही डैड लियू की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत लोगों को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और अगले ही पल दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। फर्श पर टूटे हुए फूलदानों और कपड़ों के टुकड़े फैले पड़े थे। लियू फुगुई अस्त व्यस्त हालत में सोफे के नीचे कंबल में सिकुड़कर रो रहा था। साइड वाला दरवाजा खुला हुआ था और अभी भी हल्का हल्का हिल रहा था। साफ था कि कोई अभी अभी जल्दी में वहां से भागा है। ऐसा दृश्य देखकर कोई भी समझ सकता था कि वहां क्या हुआ होगा। मदर लियू चीखती हुई उसके पास भागी। ये क्या हुआ? बैंक्वेट हॉल से आए लोगों ने भी तुरंत सब समझ लिया। इस हालत को देखकर लगता है या तो दोनों की मर्जी से कुछ हुआ है या फिर इसके साथ जबरदस्ती की गई है। डैड लियू ने तुरंत खुद को संभाला और गंभीर चेहरा बनाकर सबसे बोले, घर में एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है, कृपया आप सब मेन हॉल में जाकर डिनर कीजिए, धन्यवाद। फिर उन्होंने कहा, फैन फैन, जाओ तुम दोनों मेहमानों को संभालो, ठीक है? मदर लियू की बाहों में रो रहा लियू फुगुई अचानक कांप उठा। उसने अविश्वास से मुझे और मेरे भाई को देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये असंभव है। ये देखकर मॉम और डैड लियू की आंखों में ठंडापन और भी गहरा हो गया। पहले तो उन्हें मेरी और मेरे भाई की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अब वे 80% यकीन कर चुके थे। हालांकि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लियू फुगुई और लियू रुयान आखिर कौन सा खेल खेल रही हैं। लेकिन उसे उस हालत में देखकर मैं उसे ताना मारने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था? मैंने तुरंत घबराने का नाटक किया और रोती हुई आवाज में कहा, भाई मैं और फैन फैन अभी अभी किडनैप होते होते बचे हैं। हम किसी तरह भागकर वापस आए, लेकिन देखा कि आप और दीदी दोनों गायब हैं। दीदी कहाँ हैं? कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मेरी ये 2 बातें सुनते ही पूरा माहौल डर
और अफरा तफरी से भर गया। परिवार के बाकी 2 बेटों के साथ भी हादसा होते होते बचा है और उनकी बेटी अभी भी गायब है। क्या इस पार्टी में कोई अपराधी घुस आया है? सब लोग सावधान रहो, पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस बुलाओ। ये सुनते ही लियू फुगुई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अगर पुलिस आ जाती तो सिर्फ उनका ड्रग वाला प्लान ही नहीं बल्कि हमारा किडनैप करवाने की साजिश भी सामने आ जाती। वह तुरंत रोते हुए बोला, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। मॉम, डैड, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। उसने माँ लियू का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंसू बहाने लगा। अगर पुलिस आ गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? जैसा उसने सोचा था, माँ लियू थोड़ी नरम पड़ गई। वह आगे बढ़ी और सबको शांत करने लगी। सब लोग कृपया हमारी मदद कीजिए, ये मेरे छोटे बेटे की इज्जत का सवाल है। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आपकी अपनी सगी बेटी गायब है और आपको एक गोद लिए हुए बेटे की इज्जत की चिंता है। अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या आपका लियू परिवार जिम्मेदारी लेगा या फिर आपका परिवार कोई गंदी सच्चाई छिपा रहा है? अब भीड़ पूरी तरह भड़क चुकी थी। किसी को भी लियू परिवार की परवाह नहीं थी। सब जोर जोर से पुलिस बुलाने की मांग करने लगे। मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। हमारा प्लान लगभग सफल हो चुका था। तभी भीड़ के पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। किसने कहा कि मैं गायब हूँ? ये लियू रुयान की आवाज थी। वह भीड़ को चीरते हुए अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लाउंज के अंदर के नजारे पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह भागकर लियू फुगुई के पास गई। छोटे भाई, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? लियू फुगुई कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। दीदी, मैं। वह बोलते बोलते रुक गया और फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ बेचैन होकर चिल्लाने लगी, कौन था वो? अगर तुमने नहीं बताया तो हम सच में पुलिस बुला देंगे। लियू फुगुई अपना चेहरा ढककर रोता रहा। तभी अचानक लियू रुयान को जैसे कुछ याद आया। वह चौंक कर बोली, मॉम, डैड, जरूर वही औरत थी। तभी माँ और पिता लियू को एहसास हुआ कि उन्होंने पूरे समय बाई निंगबिंग को देखा ही नहीं था और लियू फुगुई के साथ हादसा भी उसी लाउंज में हुआ था जहां बाई निंगबिंग को रुकना था। दोनों तुरंत घबरा गए और लियू फुगुई को पकड़कर पूछने लगे, क्या वो वही थी? सच बताओ। लियू फुगुई रोते हुए बोला, हाँ वही थी। आपके जाने के बाद मैं और दीदी मेहमानों को संभाल रहे थे। मैं बस उनके लिए वाइन लेकर गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ। वह रुक गया और फिर रोते हुए बोला, मॉम, डैड, वो मेरे साथ सब कुछ करने के बाद साइड वाले दरवाजे से भाग गई। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या वो बाई ग्रुप की वारिस की बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? सुना था वो आज पार्टी में आने वाली है, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं, क्योंकि लियू दंपति के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि बाई निंगबिंग इस लाउंज में मौजूद थी। इसीलिए किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि लोगों को ये और भी ज्यादा अजीब लगा। मजाक कर रहे हो क्या? पिछले 2 सालों में बाई ग्रुप की तरक्की लगभग लियू ग्रुप से भी आगे निकल चुकी है। ऐसी लड़की तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे में क्यों दिलचस्पी लेगी? अगर उसे किसी में दिलचस्पी होती भी तो वो असली युवा मालिक को चुनती। तभी किसी और ने कहा, जरूरी नहीं, मैंने सुना है कि लियू परिवार काफी समय से बाई परिवार से रिश्ता जोड़कर अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता है। कहीं ये सब खुद लियू परिवार का रचा हुआ ड्रामा तो नहीं? कुछ बुजुर्ग लोग जोर से बोले, सच चाहे जो भी हो, कोई भी इधर उधर मत घूमना, कहीं हम किसी साजिश में न फंस जाएं। ये सुनते ही पिता लियू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। कांपते हाथों से उन्होंने अपना फोन निकाला। फादर लियू कांपती आवाज में फोन पर बोले, बाई निंगबिंग, तुम अभी कहाँ हो? हमारे लियू परिवार ने हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है। हमने तुम्हारी इतनी इज्जत की, फिर तुमने मेरे छोटे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। क्या तो बाई निंगबिंग सच में आज यहाँ आई हुई है? फादर लियू ने दांत भींच कर कहा, हाँ, उसे लो प्रोफाइल रखने के लिए हमने चुपचाप यहाँ बुलाया था। हमने उसे इसी लाउंज में रुकवाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि वो ऐसा घिनौना काम करेगी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर कॉल कट गई। टूट। फादर लियो गुस्से से लगभग फोन फेंक ही देते। भीड़ और ज्यादा भड़क उठी। उसने कुछ कहा भी नहीं और फोन काट दिया। मतलब वही दोषी है? लगता है सच में उसी ने किया है। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक ठंडी मगर बेहद आकर्षक आवाजें सुनाई दी, अफवाह फैलाने पर जेल भी हो सकती है, पता है ना? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। वो आवाज फिर बोली, मैं उससे कभी मिली तक नहीं हूँ, तो मैं उसका शोषण कैसे कर सकती हूँ? सब लोग चौंक कर पीछे मुड़े और जैसे ही उन्होंने उस लड़की का चेहरा देखा, पूरा हॉल एक साथ हाँफ उठा। हाँ, मैं काफी पीछे खड़ा था, इसलिए ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई से कहने ही वाला था कि मुझे उठाकर दिखाए। तभी मैंने नोटिस किया, फादर और मदर लियू समेत सभी लोग अचानक मुझे घूरने लगे। लियू रुयान का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसने भूत देख लिया हो। बाई निंगबिंग, एक बेहद खूबसूरत लड़की, भीड़ के बीच से धीरे धीरे आगे आई। उसका दबदबा इतना जबरदस्त था कि लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ते जा रहे थे। और जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ देखा, मैं भी जम गया। उसका चेहरा मुझसे 70% मिलता था। ओह तेरी! मेरे भाई की आंखें फटी रह गईं। शाओजे, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। ऐसा लग रहा जैसे तुम दोनों एक ही सांचे में ढले हो। मेरा मुंह खुला रह गया। मैं बस उसे घूरता रह गया। तभी लियू रुयान पागलों की तरह चीखी, मुझे लगा तुम जा चुकी हो, तुम वापस क्यों आई? लेकिन बाई निंगबिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे मेरी तरफ आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, छोटे भाई, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लाई। मैं और मेरा भाई दोनों लगभग गिर ही पड़े। बाहर खड़ी भीड़ में फिर विस्फोट हो गया। क्या भाई बहन? लेकिन भाई परिवार में तो सिर्फ एक बेटी थी ना, ये छोटा भाई अचानक कहाँ से आ गया? मैं खुद भी हक्का बक्का था। मैंने धीरे से पूछा, मिस बाई, क्या आपको कोई गलत फहमी हुई है? बाई निंगबिंग मेरी तरफ देखते हुए नरमी से मुस्कुराई, नहीं, ये मेरा छोटा भाई ही है। इसके बाद उसने सबको सच्चाई बताई। 18 साल पहले मिसेज बाई ने सिर्फ एक बेटी को जन्म नहीं दिया था,
उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन अस्पताल की एक नर्स ने उस लड़के को बदल दिया और किसी को पता तक नहीं चला। बाद में चेयरमैन बाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर विदेश चले गए और वहीं बिजनेस खड़ा किया। लेकिन 5 साल पहले जिस नकली बेटे को वो अपना असली बेटा समझते थे, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसी दौरान पता चला वो उनका जैविक बेटा था ही नहीं। अपने असली बेटे को ढूंढने के लिए पूरा बाई परिवार वापस चीन लौट आया, लेकिन नकली यंग मास्टर की हालत और बिगड़ती गई। हालांकि वो उनका असली बेटा नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे 18 साल तक पाला था। इसलिए मिसेस बाई इलाज के लिए उसके साथ विदेश में ही रुक गईं, जबकि चेयरमैन बाई और बाई निंगबिंग चीन लौट आए और बिजनेस दोबारा शुरू किया। साथ ही वो लोग चुपचाप मुझे भी ढूंढते रहे। 2 साल पहले उन्हें आखिरकार एक सुराग मिला, लेकिन जब वो अनाथालय पहुंचे तब तक मुझे लियू परिवार गोद ले चुका था। बाई निंगबिंग ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से जांच करवाई और पता चला मैं बिल्कुल उसी की तरह दिखता हूँ। जब वो लोग मुझे सीधे वापस ले जाना चाहते थे, उसी समय लियू परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे अपना गोद लिया बेटा घोषित कर दिया। उस समय बाई और लियू परिवार बिजनेस में दुश्मन थे। मीडिया और मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन बाई और बाई निंगबिंग ने तुरंत मुझे वापस नहीं ले जाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने लियू परिवार की दोस्ती स्वीकार कर ली और धीरे धीरे दुश्मनी को साझेदारी में बदल दिया। इसलिए जब लियू परिवार ने शादी का रिश्ता भेजा, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उनका असली प्लान था मेरे 18वें जन्मदिन की पार्टी में मुझे सबके सामने अपना छोटा भाई घोषित करना। लेकिन बाई निंगबिंग की आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। हमें क्या पता था कि तुम्हारा गोद लिया बेटा और बेटी मुझे ही फंसाने की कोशिश करेंगे। उसने सीधे लियू रुयान की तरफ उंगली उठाई। लियू रुयान, तुमने लोगों को भेजकर मेरे छोटे भाई का अपहरण करवाने की कोशिश की और मुझे ड्रग देकर फंसाने की साजिश रची। मैं पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी हूँ। पूरा हॉल एक बार फिर दहल उठा। लियू रुयान का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। फादर और मदर लियू तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। क्या यानियान फुगुई, तुम दोनों ने आखिर किया क्या है? मैं और मेरा भाई तुरंत जोर से बोले। हमने अभी आपको बताया तो था, इन्होंने कहा था कि हमें पहाड़ी पर आतिशबाजी दिखाने ले चलेंगे, लेकिन असल में ये लोग हमारा अपहरण करवाना चाहते थे। इसके बाद मैंने अपने पास छिपा हुआ छोटा सा कैमरा निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुई वीडियो बैंक्वेट हॉल की बड़ी स्क्रीन पर चला दी। स्क्रीन पर लियू रुयान और लियू फुगुई की खतरनाक साजिश सबके सामने आ गई। किडनैपर्स के साथ उनकी बातचीत और जाते समय कही गई बातें सुनकर हर कोई उन्हें गालियां देने लगा। तभी वीडियो दूसरे सीन पर कट हुआ। अब स्क्रीन पर कार की डिक्की के अंदर से रिकॉर्ड हुई हिलती डुलती अंधेरी फुटेज दिखाई दे रही थी। मुख्य किडनैपर की सारी गंदी बातें सबके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब समझ आया, ये असली बेटी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहती है, इसीलिए इसने अपने ही छोटे भाई के साथ इतनी घटिया हरकत की। फादर लियू और मदर लियू ने लियू रुयान की तरफ गहरी निराशा भरी नजरों से देखा। नालायक लड़की, आज से हमारी कोई बेटी नहीं है। लियू रुयान अभी खुद को बचाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी भीड़ ने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखकर हैरानी से सांस खींच ली। वीडियो में दिखा कि किडनैपर्स डिक्की का ढक्कन खोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसा डर था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उसी समय अंधेरी वीरान रात के माहौल में मेरी और मेरे दोस्त की डरावनी हंसी गूंज उठी। पूरा माहौल बेहद खौफनाक लग रहा था। किडनैपर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही मेरे दोस्त ने सामने वाले आदमी की पसलियों पर जोरदार कोहनी मारी। दूसरे किडनैपर को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। डिक्की पर रखा उसका हाथ मेरे दोस्त ने इतनी बुरी तरह मोड़ दिया कि वो चीख भी नहीं पाया और पीछे जाकर गिर पड़ा। वेयर हाउस के अंदर मौजूद बाकी 3 किडनैपर्स शोर सुनकर चाकू लेकर हमारी तरफ दौड़े। मैंने तुरंत पेपर स्प्रे निकाला और सीधे उनके चेहरों पर छिड़क दिया। तीनों दर्द से चीखते हुए अपनी आंखें पकड़कर नीचे झुक गए। उनके हाथों से चाकू जमीन पर गिर पड़े। मेरा दोस्त मौका देकर तुरंत आगे बढ़ा। 3 मिनट के अंदर ही उन सारे गुंडों को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया। मैं एक तरफ खड़ा आराम से मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इतनी घटिया स्किल लेकर भी लोगों का अपहरण करने चले थे। 5 निकम्मे मिलकर भी एक दिमाग नहीं चला पाए। बैंक्वेट हॉल में मौजूद लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई भूत हों। हे भगवान, ये दोनों सिर्फ 18 साल के हैं, इतने खतरनाक तरीके से ताकतवर कैसे हो सकते हैं? पास खड़ी बाई निंगबिंग हल्का सा मुस्कुराई और सबको सच्चाई बताई। असल में जब उसे लियू रुयान और लियू फुगुई की इस खतरनाक चाल का पता चला तो उसने तय कर लिया कि वो एक ही बार में सबको पकड़वाएगी। उन किडनैपर्स को दोपहर के खाने में पहले ही दवा दी जा चुकी थी। इसी वजह से उनकी प्रतिक्रिया इतनी धीमी थी और उनकी लड़ाई की ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। यहाँ तक कि उनके चाकू और बेहोशी की दवाइयां भी पहले ही नकली सामान और सलाइन से बदल दी गई थी। इसीलिए मैं और मेरा दोस्त इतनी आसानी से पलटवार कर पाए। तभी मुझे और मेरे दोस्त को समझ आया कि आखिर पूरा मामला क्या था। हम दोनों को लगता था कि जब हम साथ हों तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तभी बाइंडिंग बिंग ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और अपनी जेब से एक USB ड्राइव निकालकर फादर लियू को दे दी। उसमें लियू रुयान और लियू फुगुई के किडनैपर्स को हायर करने के सारे सबूत थे। बहुत जल्द पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने वहीं पर वेरीफाई किया कि बैंक्वेट हॉल की स्क्रीन पर चलाया गया मेरा वीडियो और बाई निंगबिंग की USB ड्राइव दोनों असली और वैलिड थे। इसके तुरंत बाद
पुलिस ने लियू रुयान और लियू फुगुई को वहीं गिरफ्तार कर लिया। फादर लियू और मदर लियू दोनों उनसे पूरी तरह निराश हो चुके थे। वकील को अभी बुलाओ, आज से मेरा इन एहसान फरामोश बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। लियू फुगुई फूट फूट कर रोने लगा। दीदी ने मुझे मजबूर किया था। मॉम, डैड, जिसने मेरे साथ वो सब किया वो बाई निंगबिंग नहीं थी, वो मेरी अपनी बहन थी। ये शॉकिंग ट्विस्ट सुनकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। बाई निंगबिंग ने धीरे से अपने बाल पीछे किए और लाउंज में क्या हुआ था सबको बताना शुरू किया। असल में जब लियू रुयान ड्रग मिली हुई वाइन लेकर अंदर गई तो उसे वहां एक लड़की दिखी जो बाई निंगबिंग बनकर बैठी थी। वो नकली बाई निंगबिंग एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट थी। उसने बड़ी चालाकी से दोनों वाइन ग्लासेस बदल दिए। फिर जैसे ही दवा का असर लियू रुयान पर हुआ, उस लड़की ने उसे बेडशीट से ढक दिया। बाद में जब लियू फुगुई अंदर आया और उसने सोफा पर किसी को बेहोश पड़ा देखा तो उसे लगा कि उनकी योजना काम कर गई है। वो खुशी खुशी उस पर टूट पड़ा, लेकिन असलियत में ड्रग के असर में लियू रुयान ने ही उसे नीचे दबा लिया था। जब तक उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी वजह से उसकी इतनी डरावनी चीख निकली थी। जब लियू रुयान को होश आया तब तक वो पूरी तरह बाई निंगबिंग के जाल में फंस चुकी थी। इसीलिए जब सब लोग दरवाजा तोड़ने वाले थे उसने जल्दी से लियू फुगुई का मुंह बंद किया, उसे आगे क्या बोलना है ये समझाया और बैक डोर से भाग गई। बाई निंगबिंग, तुम बहुत घटिया हो, तुमने ही हमें ड्रग दिया, ये पूरा जाल तुमने बिछाया, तुमने ही किडनैपर्स को हायर किया। लियू रुयान गुस्से में चिल्लाई। बाई निंगबिंग शांत होकर जवाब देने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया, इससे बहस करने का क्या फायदा, अब देख मैं क्या करता हूँ। मैंने तुझे बहुत पहले कहा था कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है, लेकिन तूने कभी माना ही नहीं। तू इस लायक भी नहीं कि मेरा भाई तुझे अपनी बहन कहे। तू तो जानवरों के बराबर भी नहीं है। नहीं, ये तो जानवरों की भी बेइज्जती होगी। तू तो बिल्कुल आवारा कुत्ते जैसी है। इतना गंद खा लिया है कि तेरा दिमाग ही बंद हो गया। मुझे तो डर है कि जेल में जाकर तू सोइंग मशीन तक नहीं चला पाएगी। और हाँ, मैंने सुना है जेल के कैदी तुम जैसे अमीर घर के गद्दारों को बहुत सताते हैं। तेरी ये नाजुक चमड़ी देखकर लगता है कि जेल में तू सबके पैरों तले रौंदी जाएगी। मेरी डांट सुनकर लियू रुयान लगभग बेहोश हो गई। वहीं लियू फुगुई पछतावे में रोता हुआ फादर और मदर लियू के पैरों में गिर पड़ा। मॉम, डैड, दीदी ने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया, मैं भी विक्टिम हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन उसे नहीं पता था कि बड़े अमीर परिवारों में सबसे बड़ा पाप सिर्फ धोखा नहीं बल्कि स्कैंडल होता है। एक अडॉप्टेड सन होकर उसने बायोलॉजिकल डॉटर के साथ मिलकर परिवार के असली बेटे को लगभग मरवाने की कोशिश की थी और अब भी मदद मांग रहा था। ये तो फादर लियू की दया थी कि उन्होंने जेल में उसे पिटवाने के लिए लोग नहीं भेजे। बाद में पुलिस ने एड्रेस फॉलो करके उन किडनैपर्स को भी ढूंढ निकाला जिन्हें मेरे भाई ने रस्सियों से बांध रखा था। लियू फुगुई और लियू रुयान पर किडनैपिंग, अटेम्प्टेड मर्डर, फॉल्स एक्यूजेशन और फोर्स्ड इंडिसेंसी जैसे कई चार्जेस लगे। मल्टीपल क्राइम्स की वजह से दोनों को क्रमशः 8 और 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद मुझे भी ऑफिशियली बाय फैमिली ने अपना लिया। बिल्कुल मेरे भाई की तरह मैं भी असली यंग मास्टर बन गया। लियू कपल अब मेरे फॉस्टर पेरेंट्स नहीं बल्कि गॉड पेरेंट्स बन गए। साथ ही बाय ग्रुप और लियू ग्रुप के बीच लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी हो गई। फादर लियू ने सारी इनहेरिटेंस राइट सिर्फ मेरे भाई को दे दी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, किसने सोचा था कि अरेंज्ड मैरिज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम और शाओ जे की ब्रदरहुड की वजह से हमें हमेशा के लिए पार्टनरशिप मिल जाएगी। मैं हंस पड़ा। बिल्कुल, रोमांस कभी भी हमारी भाईचारे जितना भरोसेमंद नहीं हो सकता, वह हंसते हुए बोला।